क्योंकि यूट्यूब से आपको ये वीडियो इजीली मिल जाती है। देखो वाई टू ब्रीथ, मैंने लिखा कि वाई टू ब्रीथ, भाई हम ब्रीथ क्यों करते हैं, सांस क्यों लेते हैं। तो आप लोगों में से कुछ तो आंसर्स देंगे कि सर इनहेल एक्सहेल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन इनटेक नहीं करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये सब कुछ है या नहीं है, ऐसे ही आंसर दोगे ना, है ना। यस सर। सर अगर कोई कुछ और भी ऐड करना चाहता है तो मुझे बताइए कि सर हम ये भी कह सकते हैं। चलिए, अगर नहीं कहना चाहते तो देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, बताइए जरा। सेल। सेल होती है, बिल्कुल राइट आंसर, सेल। तो मान लो ये जो डब्बा है ना, ये ये एक सेल है भाई, लीजिए। लेकिन सेल को एनर्जी कौन देता है, आप लोग बताइए। फोटो। एनर्जी कहां से मिलती है सेल को, एटीपी तो देता है भाई, एटीपी। यस। मैं राइट हूं। यस। लेकिन ये एटीपी अगर हम देखें कि बनता कैसे है, एटीपी बनता कैसे है, तो हमें एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है प्लस ऑक्सीजन की नीड होती है, और फिर उसके बाद में जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो हमें मिलता है एटीपी। क्योंकि भाई अगर हमें कोई चीज बर्न करनी है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो बर्न होती है ना। तो ग्लूकोज को जब हमें तोड़ना होता है एटीपी में तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तभी वो एटीपी बनता है, तभी सेल के अंदर एनर्जी आती है। लेकिन जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जलता है तो वो अपने साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट और निकालता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एम आई राइट। यस। तो एटीपी बनेगा तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। तो ऑक्सीजन तो मिल गया सेल को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वो है ना। तो देखिए, एक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई मैं बेसिक समझा रहा हूं, आप लोग आराम से समझो, फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे धीरे धीरे जाएंगे। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सिस्टम के थ्रू ही तो हमें ग्लूकोज मिलता है भाई। यस सर। बताइए, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है डाइजेशन के थ्रू ही तो मिलता है, एब्जॉर्ब होता है वो। लेकिन ये जो यस। ऑक्सीजन है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में है लंग्स, जिसके अंदर होते हैं ऑक्सीजन, है ना। तो ये ऑक्सीजन तो हमें यहां से मिलती है, लंग्स से मिलती है। क्लियर। बताइए एक बार मुझे, ये दोनों बातें आपको क्लियर है या नहीं है। यस सर। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें मिला क्या, ग्लूकोज, और लंग्स से हमें मिली ऑक्सीजन, और जब ये दोनों चीजें सेल को मिल जाती है तो वो बन जाता है एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये तो भाई हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से बॉडी से बाहर जाएगा। एम आई राइट। यस सर। तो ये प्रोसेस चलती है ना। ये बेसिक चीज है कि भाई देखो, सेल को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल कुछ भी नहीं कर सकता, वो निष्क्रिय है, वो असक्रिय है, वो पेसिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। और अगर उसे एनर्जी लेनी है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का होना जरूरी है। इसीलिए ये जो सिस्टम्स है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई। अगर हम इन दोनों को कोरिलेट करके नहीं चलेंगे तो हम नहीं पढ़ सकते इसके बारे में, है ना। चलिए, ये चीज आपके समझ आई या नहीं, बताइए एक बार मुझे, बताइए भाई। यस सर। अब देखिए, अगर हम बात करें, भाई मैं बेसिक बेसिक सी चीज बता रहा हूं अभी, देखते हैं बनता है या नहीं डायग्राम। अरे बन गया, लग रहा है भाई, माउथ सा लग रहा है। जी सर। यस सर। चलिए, हाँ मतलब समझ में आना चाहिए। ये लो, बाइसेप्स भी बना दी इसकी हमने। अब देखो भाई, जो ये नोज है ना, देखो यहीं से समझना, इस नोज पे के दो छिद्र होते हैं, यहां सामने होते हैं या नहीं, दो जहां से हमारे सांस अंदर जाती है, बताइए होते हैं या नहीं होते। यस सर। तो इन दोनों छिद्रों को भाई नोस्ट्रील बोलते हैं।
नोस्ट्रिल, ये सबको पता होगा। जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो टीचर्स हमें असेंबली में निकालते थे, तो उस टाइम पे पूछते थे कि बताओ ये बॉडी पार्ट्स के नाम बताओ, तो उस टाइम पे बड़े याद हो जाते हैं, है ना। और इसका नोस्ट्रिल का ही दूसरा नाम एक्सटर्नल लेयर भी होता है। तो अगर आपसे पूछे ना कि बताओ भाई एक्सटर्नल लेयर कहाँ पाए जाते हैं, तो घबराना मत, नोस्ट्रिल का ही दूसरा नाम एक्सटर्नल लेयर है भाई। बताइए ये बात क्लियर है या नहीं है आप लोगों के? ठीक है। Yes. अब Yes, sir. अब जिन रास्तों से, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, नाक के अंदर नोस्ट्रिल के थ्रू एयर चली गई। अब जिस रास्ते से नोज में एयर जा रही है इसको बोलते हैं नेजल कैवाइटी। नेजल कैवाइटी, ठीक है भाई। बताइए मुझे, अरे समझ आया भाई? जिन रास्तों Yes, से, sir. है ना, नेजल कैवाइटी हो गया। अब नेजल कैवाइटी पे के नीचे होता है भाई फेरिक्स। फेरिक्स लगा रहता है नोज के बिल्कुल लास्ट में। तो कलर देखो मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहां से जैसे ये टर्न करेगा, अगर हम बात करें, ये मान लो इधर से, है ना, तो यहां कहीं मान लो अ, ये जैसे नोज से थोड़ा नीचे आता है ना, तो यहीं पे होता है फेरिक्स। और फेरिक्स की भी 3 लेयर होती है, 3 पार्ट होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और फेरिक्स के जो 3 पार्ट होते हैं उनको भी हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि फेरिक्स तक आप लोगों की बात समझ आई या नहीं आई, एक बार मुझे बता दीजिए। जो चीज क्लियर ना हो वो मुझसे पूछना कि सर ये बात समझ नहीं आई, वो दोबारा बता दो, मैं बता दूंगा। बताइए एक बार मुझे, बताइए भाई। सर कि आगे. आ गई। अब देखो, जो नोज से फेरिक्स तक, फेरिक्स में एक रास्ता खुलता है यहां से भी सेम, तो इसको बोलते हैं इंटरनल लेयर। इसको इंटरनल लेयर बोला जाता है। साथ में प्लीज रेस्पॉन्स रखना भाई अपना, ताकि मैं समझता रहूं कि आप लोग समझ रहे हो, है ना। और जो चीज क्लियर ना हो प्लीज मुझसे पूछ लेना, क्योंकि हम बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल उससे। इंटरनल लेयर होता है जहां पे नेजल कैविटी खत्म होती है और फेरिक्स स्टार्ट होता है, उस जगह को इंटरनल लेयर बोलते हैं भाई। और आपने ना कई बार एड में देखा होगा कि वो जैसे बलगम बन जाता है, वो जो एक बैक्टीरिया होता है वो उसको बार बार पकड़ता है अंदर, है ना, देखा है नहीं? हाँ तो जी सर. उसको, वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है कि हमारे खाने को नोज में नहीं जाने देता, वो यहीं पे कहीं प्रेजेंट होता है ये। और इसका जो नाम होता है भाई, ये भी आप लोग लिख लीजिए। इसको हम बोलते हैं व्यूला, लेकिन इसमें यू साइलेंट होता है। यू, VULA, व्यूला। ये क्या होता है, नोज में खाने को जाने नहीं देता। नहीं तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे कोको कोला थम्स अप पीते हैं तो वो नोज के थ्रू बाहर आ जाते हैं अगर हम तेजी से पिए, है ना, क्योंकि इन दोनों का रास्ता पीछे जाके एक हो जाता है फेरिक्स में। भाई ये बात क्लियर हुई या नहीं? यस सर. अब एक चीज देखो सिंपल सी, जो मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा। जो ये नोज के जस्ट पीछे वाला पार्ट है, ये वाला नोज के बिल्कुल सामने, फेरिक्स के पार्ट बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं नेजोफेरिक्स। नेजो का मतलब ही होता है नोज, इसको बोलते हैं नेजोफेरिक्स। अब देखो यहां पे फेरिक्स में ना माउथ, और जो ये जो हमारा माउथ है, ये वाला, और ये जो हमारा नोज है, ये दोनों, इन दोनों का रास्ता सेम होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फेरिक्स एक ऐसा पाइप है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन पाइप है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पाइप एक ऐसा पाइप है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉमन होता है, तो वो फेरिक्स है। क्लियर है भाई बच्चों बात? यस सर. अब देखो, जो ये माउथ के सामने वाला फेरिक्स है, ये वाला माउथ के सामने, ओरो का मतलब कहीं ना कहीं माउथ होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओरो फेरिक्स। अब थोड़ा सा जस्ट इससे नीचे, माउथ से हम नीचे आ जाते हैं,
मानने की बात है, हम ये पाइप हमारी यहाँ आ गई है ना, तो इस वाले फेरिक्स को जो माउथ से नीचे आ जाता है इसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिक्स, LAR। भाई अब मुझे एक बार प्लीज सभी ये बताइए कि यहां तक आप लोगों के समझ आ गया है या नहीं? यस सर। आ गया। चलिए देखो, अब आप लोग आराम से बता सकते हो कि जो हमारी नोस्ट्रिल होता है उसका दूसरा नाम एक्सटर्नल लेयर है, फिर उसके अंदर हमारी नेजल कैविटी आ जाती है। नेजल कैविटी के बाद जहाँ एंड होता है उसको हम व्यूला बोलते हैं, है ना, और इंटरनल लेयर होती है वो, है ना, व्यूला उसमें लगी होती है। व्यूला क्या करती है, जो खाना है उसको, फूड वाला जो खाना है उसको नोज में जाने से रोकती है ना। और जो फेरिक्स होता है वो 3 प्रकार का होता है, पहला नेजोफेरिक्स, फिर ओरोफेरिक्स और लास्ट वाला लैरिंगोफेरिक्स। यहाँ पे आके हमारा फेरिक्स वाला पार्ट खत्म हो जाता है। फेरिक्स के जस्ट बाद क्या आता है भाई, लैरिक्स, है ना। यस सर। तो लैरिंक्स की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा कुछ नहीं भाई, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिक्स को हम लोग बोलेंगे वॉइस बॉक्स। तो सर ये नेसोफेरिंक्स और इसका मतलब इनका क्या वर्क है, फेरिंक्स का तीन जो आपने ये इसके नाम बताया? पार्ट है भाई, मतलब ये ना हवा को हमारे लंग्स तक पहुंचाने वाली नली है, और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है इनका, कोई एक्स्ट्रा ओके। वर्क नहीं है। ठीक है। यस सर। हाँ, बस इनके आपसे क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में कि जो फेरिक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेरिक्स आर देयर। तो आप बता देना 3 प्रकार के होते हैं। नेजोफेरिक्स नाक के पीछे है, ओरोफेरिक्स माउथ के पीछे है, लैरिंगोफेरिक्स जो हमारा माउथ वाला और ओरोफेरिक्स है उसके नीचे है। सीक्वेंस पूछे तो भी बता देना, मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया है। बताइए। ओके। यस सर। है ना। अब इसके बाद जब ये नली नीचे, लो हम नीचे तक लेके आएंगे, लीजिए। तो यहां पे आके आ जाता है लैरिक्स। लैरिक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, बोलते हैं नहीं भाई? यस सर। क्योंकि अपने गले पे हाथ लगा के देखो सभी, है ना, तो यहीं से वॉइस बनती है। अगर इसको दबाओगे तो देखो हमारी वॉइस कैसी निकल के आएगी, अलग ही हो जाएगी कुछ। और लैरिक्स वॉइस बॉक्स के इस बॉक्स के जस्ट नीचे लैरिक्स के क्या लगा होता है, कुछ ऐसी ऐसी कार्टिलेजेस, ऐसी ऐसी कार्टिलेजेस, सी सी टाइप कार्टिलेजेस बोलेंगे इनको। ये लीजिए, सी टाइप कार्टिलेज। और ये आगे आगे ही प्रेजेंट होती है, पीछे नहीं होती हैं कार्टिलेज, बस आगे आगे ही प्रेजेंट होंगी। और ये किस में होती हैं, ट्रैकिया में। ट्रैकिया को दूसरा नाम दिया जाता है विंड पाइप। और आपको बता दूं, ट्रैकिया हमारे हमारे जो चेस्ट होता है उसमें फ्रंट पार्ट में ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, उसके पोस्टीरियर पार्ट में हमारा फूड पाइप प्रेजेंट होता है। क्लियर है भाई ये बात? बताइए मुझे, अरे बता दो। यस सर। अब देखिए, थोड़ी सी बात और समझिए आप लोग प्लीज। जो ये लैरिक्स है ना, लैरिक्स के जस्ट ऊपर एक कवरिंग होती है, कवरिंग। लो मैं दूसरे उससे बनाता हूं, ब्लैक इससे। ये रही कवरिंग, है ना। ये क्या करती है, ये हमारे खाने को इसमें विंड पाइप में नहीं आने देती। तो इसको बोलते हैं ग्लोटिस। ये मतलब, एपिग्लोटिस। हाँ, ये ना बस जो नली है उसके ऊपर लगी होती है, लेकिन इसकी जो कवरिंग है इसके जस्ट ऊपर जो एक ढक्कन का काम करती है जो लगती है, उसको बोलते हैं भाई एपिग्लोटिस, जो इसके जस्ट ऊपर लगी रहती है। ग्लोटिस तो क्या है, ग्लोटिस तो जस्ट ये जहां पे एंड, जहां से लैरिक्स हम बोल सकते हैं कि लैरिक्स के जस्ट ऊपर जो लगी रहती है उसको तो बोलते हैं ग्लोटिस, और जो उसकी कवरिंग है वो है एपिग्लोटिस। जब हम सांस लेंगे ये एपिग्लोटिस फूड पाइप पे चला जाएगा, और जब हम खाना खाएंगे ये एपिग्लोटिस इधर आ जाएगा विंड पाइप पे।
बताइए भाई, अगर यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए फटाफट। और ये जो सी टाइप कार्टिलेज है ना, ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ये भी आप नोट कर लेना, हाइलिन कार्टिलेज। बताइए, यहां तक अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए आप। एनीवन? नो सर। नहीं है? चलिए, अब देखिए, अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया ना हमारा दो पार्ट्स में टूट जाता है। यहां से ये टूट गया भाई टू पार्ट्स में, एक इधर और एक इधर। लेकिन ये जहां से टूटा ना, हमारी एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रॉम T5। अब ये T5 क्या होता है भाई? वर्टिब्रा कॉलम में हमें पता है कि जो थोरेसिक होता है उसमें कितनी बोन्स होती है, बताइए? 12। 12। तो उनको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? T1 to T12, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये यस T5 यही थोरेसिक की है, कि भाई थोरेसिक की T5 से हमारा जो ये ट्रैकिया है ये दो पार्ट्स में टूट जाता है। बताइए, यहां तक आप लोगों के बात समझ आई या नहीं आई? बताओ भाई। यस। आ गई? अब देखिए, मैं इसका अलग से डायग्राम बनाता हूं, वहां पे समझिए आप लोग। अब हमें माउथ की कोई नीड नहीं है, ये देखिए। अच्छा, एक और चीज है यहीं पे, एक और चीज समझिए। ये एक ना, एक बीच में सैत होती है, एक दीवार होती है, ये हमारी मानने की बात है, ये चेस्ट रीजन है और ये हमारा स्टमक है ना? तो एक लेयर है ना भाई इन दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। यस सर। डायफ्राम, डायफ्राम भाई, है ना? लेकिन इसको, चेस्ट को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और ये स्टमक है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ये आप ध्यान रखना। तो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करने वाली लेयर है डायफ्राम। क्लियर? और ये डायफ्राम जब रिलैक्स होती है तो थोड़ी नीचे की तरफ होती है, सॉरी ऊपर की तरफ, मैं अपोजिट बोल गया भाई। जब नीचे आती है तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है? अरे बताइए भाई। यस सर। अब देखिए, अब मैंने ट्रैकिया को जैसे ही तोड़ा, ये ट्रैकिया है हमारा, ये एक इधर गया, एक इधर चला गया, है ना? तो अब इनके नाम नाम होंगे भाई कि किसको क्या बोलेंगे। ये फर्स्ट किस में टूटेगा? फर्स्ट टूटेगा ये ब्रोंकियाई में, ये जो ये पहले है ना। और ये हाइलिन कार्टिलेज स्टार्ट, ये चल रहे हैं अभी, हमारे हाइलिन कार्टिलेज चल रहे हैं, ट्रैकिया के अंदर हाइलिन कार्टिलेज हैं। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स। ये डिवाइड हुआ T5 से, T5 मैंने आपको बता दिया, जो वर्टिब्रा कॉलम में T5 होती है थोरेसिक में। इसके बाद ये जो फर्स्ट डिवाइडेशन हुई, इसको हमने लिखा प्राइमरी ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई, ब्रोंकी। डन भाई, यहां तक बताइए मुझे। अब ये हमने लगा दिया इस पे लंग्स, एक इधर और एक इधर। भाई लंग्स ऐसे ही बने, मुझसे जो आर्टिस्ट है वो अच्छे से बनाना प्लीज, ठीक है? अरे बताइए। यस अब सर।
हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए भाई, यहाँ से ये फिर से डिवाइडेशन हुई कार्टिलेजेस में, है ना। ये हो गई डिवाइडेशन जो मैंने ब्लू इस कलर की। तो भाई इस सेकंड डिवाइडेशन को हम नाम दे देंगे सेकेंडरी ब्रोंकियाई। डन। अब ऐसे ही एक बार फिर से एक डिवाइडेशन कर दो भाई, मानने की बात है, यहां से डिवाइडेशन लीजिए। कलर चेंज करते हैं ना, कलर चेंज करके करेंगे। ये लीजिए। तो ये जो डिवाइडेशन हुई, ये वाली, और हाइलिन कार्टिलेज सी शेप चल रहे हैं, ये होती है टर्सरी ब्रोंकियाई। अब भाई मानने की बात है, इससे आगे जब ये टर्सरी ब्रोंकियाई हो चुकी तो थोड़ा सा लंग्स का साइज हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, हमें क्या प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इससे बाहर ना जाए। एक मिनट, ये लीजिए भाई। अरे साइज क्यों छोटा हो रहा है? ये लंग्स का साइज हमने बढ़ा लिया। अब देखिए, यहां से जो फर्दर डिवाइडेशन होगी वो ये कुछ ऐसे होगी। ये तो भाई ये हो जाएगा हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। प्लीज सभी समझे ना इन चीजों को, सीक्वेंस में याद करना। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और इनिशियल ब्रोंक्यूल से आगे जो एक और डिवाइडेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना भाई, इनके ऊपर कुछ इस तरीके से यहीं पे ये बैलून्स टाइप लगे रहते हैं। ये भाई छोटे छोटे बैलून्स तो दिखाई दे रहे होंगे सभी को। यस सर। तो ये जो छोटे छोटे बैलून्स हमने बनाए ना, बताइए, आप लोगों को पता होगा ये क्या बना दिया हमने? अरे एल्वियोली, एल्वियोली है भाई ये। और ये जो एल्वियोली के साथ में ये आपको ये लाइनिंग सी दिखाई दे रही है ना, जिससे एल्वियोली कनेक्ट है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट। इस डक्ट के थ्रू एल्वियोली टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कनेक्ट होती हैं। बताइए अब मुझे इनमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, इन सिंपल वर्ड्स मैंने बोला कि सबसे पहले ट्रैकिया आया, यहाँ पे साइड में कर रहा हूं मैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया डिवाइड कहां से हुआ? डिवाइड फ्रॉम T5। T5 से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद में T5 के बाद में क्या हुआ, वो किस में टूटा? प्राइमरी ब्रोंकियाई में। प्राइमरी ब्रोंकियाई किस में टूट गई? सेकेंडरी में। सेकेंडरी ब्रोंकियाई किधर गई? टर्सरी में। और टर्सरी ब्रोंकियाई कहां पे गई भाई? इनिशियल ब्रोंकियोल। और इनिशियल ब्रोंकियोल टर्मिनल में। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे एल्वियोलर डक्ट लगी हुई है।
और एल्वियोलर डक्ट के थ्रू वो एल्वियोली से कनेक्ट है। ये चीज कराई मैंने, देखो शॉर्ट में इधर साइड में लिख भी दी। ट्रैकिया T5 से डिवाइड हुआ, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोली। बताइए बात क्लियर है या नहीं है ये? यस सर, क्लियर है। अरे सही में क्लियर है या ऐसे ही बता रहे हो? सर क्लियर है। चलिए अब देखिए भाई, मेरा मेन कराने कराने का मकसद क्या था इसके पीछे, वो ये था कि कई बार ना क्वेश्चन आता है कि भाई सीक्वेंस में बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या पार्ट आते हैं। तो देखो मैंने क्या कराया आपको, सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया था, नोस्ट्रिल कराया या नहीं भाई? नोस्ट्रिल को मैंने एक्सटर्नल लेयर बोला। यस सर। फिर उसके बाद में मैंने आपको क्या कराया, नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी के बाद में मैंने आपको बताया कि भाई इसमें इंटरनल लेयर होते हैं पीछे, और इंटरनल लेयर के बाद में मैंने आपको क्या कराया, फेरिक्स। फेरिक्स के बाद में मैंने आपको लैरिक्स बताया, और मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम भी होता है भाई वॉइस बॉक्स। लैरिक्स के बाद मैंने आपको ट्रैकिया कराया। ट्रैकिया को मैंने बोला विंड पाइप, और मैंने बोला कि हमारी बॉडी में एंटीरियर हमारी 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 चेस्ट में एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है ये, इसके पीछे होता है फूड पाइप। और फिर इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कार्टिलेज होता है, जो सी टाइप कार्टिलेज होता है, जो किसका बना होता है, बताइए फटाफट। आप भी आंसर दीजिए। हाइलिन कार्टिलेज का भाई। ट्रैकिया के बाद में मैंने बोला कि ट्रैकिया T5 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इन 2 पार्ट्स फ्रॉम T5। और इसके जस्ट बाद ब्रोंकियाई आ जाती है भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर ये ब्रोंकियाई है, और इनके बाद हमारे आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद में एल्वियोली, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली। बताइए ये सीक्वेंस अब आपके याद है या नहीं है? भाई यही तो चीज कराई मैंने आपको। यस सर। रफ कर दूं इसको? यस सर। लीजिए अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लंग्स है, ये हमारा दूसरा लंग है। तो भाई अब मैं जो करा रहा हूं देखो, वो भी आप लोग ध्यान से देखें, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये रही, जस्ट इसके ऊपर एक इधर होगी, एक दूसरी तरफ। तो ये जो लेयर है ना, इन दोनों लेयर्स को बोलते हैं, बताइए कौन बता सकता है मुझे? पूरा बोलते हैं। प्ल्यूरा। लेकिन मैंने इसको लिख दिया विसरल प्ल्यूरा। विसरल का मतलब पता है भाई आप लोगों को क्या होता है? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को। और जो उनके देखो, जब हम इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन बोलते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग को हम विसरल प्ल्यूरा नहीं बोल सकते? बताइए जरा। बोल सकते हैं।
तो इसका जो सही नाम है वो विसरल प्लूरा ही है। अब आप लोग प्लूरा मत बोलना, आप लोग बताना कि विसरल प्लूरा होती है। और जस्ट इससे ऊपर भी एक कवरिंग होती है भाई, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, सेकंड कवरिंग। लो हम कलर चेंज करते हैं, ये लो एक और कवरिंग है इसके ऊपर, ये रही। तो ये जो दूसरी कवरिंग है ना, जो प्लूरा से भी बाहर है, इस वाली कवरिंग को बोलते हैं पेरिटल प्लूरा। क्या अब आप लोगों के याद रहेगा? पेरिटल प्लूरा तो थोरैक्स रीजन में बाहर वाली कवरिंग है, और जो इसके जस्ट नीचे है वो है हमारी विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में ना एक फ्लूइड होता है, ये रहा देखो फ्लूइड। अरे ये बार बार यही क्यों आ रहा है? देखो ये फ्लूइड येलो येलो जो मैंने बनाया, मानने की बात है इन दोनों कवरिंग के बीच में ये येलो येलो फ्लूइड है। तो इस येलोइश फ्लूइड को क्या नाम दिया जाता है? प्लूरल फ्लूइड। भाई यहां तक बातें क्लियर है आपके? बताइए मुझे। अरे मेरी येलो आवाज, कलर का लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा ये येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है, लीजिए मैं ग्रीन से लिख देता हूं इसको। प्लूरल फ्लूइड, अब शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। यस सर। हाँ देखो, इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिटल प्लूरा बाहर की कवरिंग है, जो हमारी विसरल प्लूरा है वो अंदर की कवरिंग है। यहां तक आप लोगों की बात क्लियर है या नहीं बताइए मुझे। देखो डायग्राम मेरे से ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ये है समझ में आ जाएंगी चीजें। देखिए भाई, ये हमारा कौन सा लंग है? राइट लंग। ये जिस पेन से मैं अभी लिख रहा हूं ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, ये है लेफ्ट लंग, है ना? तो हमेशा आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन से लंग का साइज बड़ा होता है, राइट का या लेफ्ट का? तो राइट का हमेशा बताना भाई, राइट लंग्स जो होता है वो हमेशा साइज में बड़ा होता है। क्यों होता है? आप लोग ये मत बताना कि उस साइड हर्ट होता है इसलिए छोटा होता है, नहीं भाई, आप लोग ये बताना कि जो राइट लंग होता है उसमें हमारे फिजर्स होते हैं, 3 कॉलम बन जाते हैं, तो 2 फिजर प्रेजेंट होते हैं हमारे राइट लंग में। कौन कौन से? नंबर 1 हॉरिजॉन्टल फिजर, और सेकंड ओब्लिक फिजर। और इसमें सिर्फ एक ही फिजर होता है, ओब्लिक फिजर। ओब्लिक क्यों? यू ई है भाई ये फिजर। बताइए यहां तक आप लोगों की बात क्लियर है या नहीं? अरे बताइए। अरे इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए, अब ये जो दोनों लंग्स है ना, इन दोनों लंग्स के जो बीच में ये स्पेस है, इसी स्पेस में हमारा हर्ट भी प्रेजेंट होता है। लेकिन उस हर्ट का थोड़ा सा पार्ट नीचे वाला वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, थोड़ा सा पार्ट। इसीलिए बोलते हैं हमारा हर्ट लेफ्ट साइड में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हर्ट दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। और ये जो दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है इसको बोलते हैं मेडिस्टनम, और इसी में हमारा हर्ट प्रेजेंट होता है। The space between two lungs is called mediastinum and heart is also located in this part. बताइए भाई क्लियर है या नहीं? यस सर। चलिए, दीपांशु आपको भी समझ आ रहा है? चलिए, अब देखिए भाई, जो चीज मैं आपको मेन समझाना चाहता हूँ, अब हम टॉपिक में ना थोड़ा डीप अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे। अरे निगारिस वगैरह आप लोग हो क्लास में या नहीं?
हाँ जी सर, क्लास में ही है। समझ में आ रहा है आपके? यस सर। हाँ, सभी बच्चे भाई ध्यान से, मतलब जो चीज़ समझ में ना आए ना वो मुझसे पूछ लेना एक बार। देखो, हाँ जी सर। अब हम एल्वियोली बना रहे हैं बड़े बड़े साइज की। ये लीजिए। अरे ये गायब क्यों हो रही है? ये एल्वियोली है। चलो, अगर आपके समझ आ गया है ना, तो मुझे इस चीज का आंसर दे दो। ये क्या है? ये पाइप, क्या इसका नाम बता दीजिए, अगर सब मैं मान जाऊंगा कि आप समझ रहे हो सब। सर एल्वियोरी, एल्वियोरी दत्त करके लिखवाया सर आपने। हाँ, एल्वियोलर डक्ट। सर DUTT है। नहीं, DUCT, डक्ट। DCT। अच्छा अच्छा, डक्ट, हाँ, ओके सर। डक्ट है ये, है ना। अब ओके सर। मैंने ये क्यों कराया? एल्वियोली के अंदर क्या है भाई? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है ना एल्वोलर के अंदर। देखो कौन सी गैस है, मैंने लिखा हुआ है, बताइए कौन सी गैस है ये? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना। अब देखिए, ऑक्सीजन को मैंने ये इसलिए कराया, अगर अकेला एल्वियोली है ना तो हम इसको एल्वियोली नहीं बोलते भाई, अकेले सिंगुलर को हम एल्वियोलस बोलते हैं। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो एल्वियोली ही बोलती है, लेकिन अगर हम सिंगुलर एक एल्वियोली को दिखा रहे हैं तो वो एल्वियोलस है। अगर बहुत सारी एल्वियोली हैं तो उनको एल्वियोली बोलेंगे, प्लूरल प्लूरल हो जाता है एल्वियोली, है ना। अब यहां से एक्सचेंज कैसे होता है, देखिए। ये ब्लड वाली पाइप है, ब्लड कैपिलरी। लेकिन यहां पे कैपिलरी आती हैं, ध्यान रखें। एक्सचेंज करने का कार्य हमेशा कौन करेंगी? कैपिलरी। 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 ये ऑक्सीजन कैपिलरी के अंदर जाएगी तब हमारी पूरी बॉडी में आएगी, क्योंकि कैपिलरी हमारी सबसे पतली होती हैं, वही हैं जो ऑक्सीजन को अंदर ले सकती हैं। भाई आर्टरीज और वेन्स के अंदर नहीं आ सकता हमारा ऑक्सीजन, डायरेक्ट कैपिलरी के थ्रू जाता है हमारी आर्टरीज में। क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाहता हूं? तो एक्सचेंज किन किन के बीच में हुआ? एल्वियोली के और कैपिलरी के। डन। यस सर। अब देखिए भाई, एक छोटी सी और बात करेंगे, उसके बाद में हम कल इसका मैकेनिज्म और अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या चीज नोज में क्या क्या है। बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, लेकिन ये वो है कि बेस इससे ही बनता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं देखो इसमें थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है भाई हमारा, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये लीजिए, फर्स्ट मैंने किया कंडक्टिंग पार्ट, और सेकंड जो मैं कर रहा हूं उसको मैंने नाम दे दिया एक्सचेंज पार्ट। अब अगर आप लोग सब समझ चुके हो तो फटाफट बताइए मुझे एक्सचेंज पार्ट कौन सा है। अरे भाई कहां पे ऑक्सीजन कहां जाके एक्सचेंज हुई रेस्पिरेटरी सिस्टम में? कैपिलरी और वो एल्वोलर के बीच। तो लंग्स का कौन सा पार्ट आ जाएगा एक्सचेंज में? एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली। यस सर। तो एक्सचेंज पार्ट का तो ये दोनों आ गए, और जो ये बचे नोज, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, भाई ये हमारे कंडक्टिंग पार्ट है। बताइए ये क्लियर है या नहीं? यस सर। चलिए, अब थोड़ी सी चीज और देखिए, रेस्पिरेशन। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट इज रेस्पिरेशन? जो एनसीईआरटी हम बुक, सांस, एनसीआर, हाँ बताइए। जो सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, O2 यस, अंदर एनसीईआरटी लेते बुक हैं। में भी सेम लिखा हुआ है, सेम। लेकिन मैं उनकी ये लाइन कट करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रेस्पिरेशन की स्टेजेस होती हैं, और जो
जो स्टेजेस होती है ना, प्लीज आप लोग जब भी पढ़ाओ किसी को तो यही पढ़ाना। रेस्पिरेशन सबसे पहले ब्रीथिंग जो आप बता रहे हो ना, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, वो इसका एक पार्ट है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग के अंदर करते हैं हम इनहेल भी, इनहेल एज वेल एज एक्सहेल। इनहेल का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और एक्सहेल का मतलब एक्सहेल ऑफ या आउट ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड। आउट आउट CO2, है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना एक्सहेल है, इनटेक करना ऑक्सीजन का इनहेल है। अब नंबर सेकंड, इंटरनल नहीं, सेकंड पे तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नंबर थर्ड, इंटरनल रेस्पिरेशन। नंबर फोर्थ, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब बताइए आप लोगों के ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने आपका रेस्पिरेशन डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। नंबर 1 ब्रीथिंग, मैंने बोला कि ब्रीथिंग क्या होता है, इनहेल करना और एक्सहेल करना, है ना। और इनहेल का क्या मतलब है कि भाई हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और एक्सहेल का मतलब हम एक्सपेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं CO2 का आउट ऑफ बॉडी, है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि भाई सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, फिर इंटरनल होता है और लास्ट में सेलुलर होता है। क्या आप लोग ये सब समझ पा रहे हो कि रेस्पिरेशन के ये 4 स्टेजेस आती हैं? बताइए। तो सेलुलर का क्या है? किसका? सेलुलर का सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे सेल्स के और टिश्यू के बीच में होता है, वो ये सब चीजें मैं समझाऊंगा आपको। मैं आपको ब्रीथिंग भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बताऊंगा, इंटरनल रेस्पिरेशन भी बताऊंगा क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बताऊंगा। अब मुझे ये बताइए कि ये चारों पॉइंट्स आपके क्लियर हैं क्या? यस सर। अब यस इसके सर। बाद आज हम इतना ही रखेंगे, आप यहां तक अच्छे से अपना ये तैयार करना जो मैंने कराया। उसके बाद ये जो मैंने रेस्पिरेशन में पॉइंट बताए हैं, इनको भी मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और मैं सारी चीजें, मतलब अभी तो ना ये हमने एक तरीके से मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई हैं इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, तो मैकेनिज्म वगैरह हम सब करेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है? ओके सर। ठीक है जी, आज इतना ही, और थैंक यू बातें हम सर। कल करेंगे।